हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 7 की बुक का लेसन 4 है जो है मुग़ल साम्राज्य। आज हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जो भी इसमें पॉइंट्स बनेंगे वो सब यहाँ देखने वाले हैं। इससे पहले हमने किया था सल्तनत काल से संबंधित, जो दिल्ली के प्रमुख सुल्तान हुए हैं उनसे संबंधित ये पार्ट था। इससे पहले वाला लेसन 3 वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज करने वाले हैं मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए, इन सब को ही हम यहाँ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सारी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस लेसन में क्या क्या है। मध्यकाल में किसी भी शासक के भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी विविधताएं हों, शासन करना पाना बहुत ही कठिन कार्य था। तो देखिए, भारत में क्या है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, यहाँ की संस्कृति में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है। इसलिए इस भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करना बहुत कठिन था, क्योंकि लोगों के रहन सहन, उनकी संस्कृति में बहुत ही विभिन्नता थी। इसके बावजूद भी पूरे भारत तक पर शासन किया गया है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जान पड़ता था। अर्थात अब तक अगर बड़े क्षेत्र पर शासन किया जाता था तो छोटे से समय के लिए ही किया जाता था, ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो जो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? दिल्ली में जो लाल किला है वहाँ से। और लाल किला किसने बनवाया था? मुगल शासक शाहजहां ने। ये देखिए, यहाँ से ये लाल किले को दिखाया गया है और कितनी सुंदर तस्वीर है। यहाँ से ये सब यहाँ लाल किला फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि मुगल कौन थे। मुगल के बारे में जानते हैं। क्या है ये? मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। और वे दो महान वंशज कौन कौन थे? दो वंश वे थे। इनकी माता जो थी वो थी मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे। तो इनकी माँ मंगोल शासक चंगेज खां की वंशज थी। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो देखिए, मंगोल वंशज इनकी माँ थी और तैमूर के वंशज थे इनके पिता। तो इन दो प्रमुख वंशों से संबंधित थे मुगल। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृति मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंश के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो ये जो तैमूर थे इन्होंने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 में, और यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए ये अपने आप को तैमूर वंश का होने पर गर्व अनुभव करते थे। इसके बाद यहाँ ये चित्र जो दिखाया गया है ये इनके मुगल के वंश जो पूर्वज थे इन सभी का चित्र यहाँ दिखाया गया है। अब इसमें कौन कौन है ये देखिए। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों को यहाँ पर दिखाया गया है। कब से कब तक? 1702 से 1712 का ये चित्र है। इनमें बीच में कौन बैठे हैं? बीच में हैं, देखिए यहाँ पर ये तैमूर को दिखाया गया है और उसके पास इनके पुत्र हैं। कौन कौन? दाहिने में जो बैठे हैं, दाहिनी ओर इसका पुत्र मीरान शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था। इसके बाद अबू सैद, बाबर का दादा। तैमूर की दाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा थे। और उमर शेख, बाबर के पिता। तैमूर की जो दाहिनी ओर है
तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है। उसकी दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तो ये देखिए कैसे इनकी पूरी पीढ़ी को यहाँ पर दिखाया गया है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया ताकि वे बता सके कि हम तैमूर वंश से संबंधित हैं। मुगल सैन्य अभियान। अब मुगल सैन्य अभियान क्या क्या रहे हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। यहाँ 1526 से 1530 दिया है। इन्होंने भारत में शासन 1526 से 1530 तक किया है, इसीलिए ये वर्ष यहाँ लिखे हैं। लेकिन उन्होंने फरगना में उत्तराधिकार कब प्राप्त किया था? 1494 में, और तब इनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर इसने कब्जा किया। इसके बाद 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और वो युद्ध कब हुआ था? 1526 में, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद इनके और अभियान दिखाए गए हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। इस समय अफगानों ने बहुत इन्हें परेशान किया था। मुगलों और अहोम, सिखों, मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें तो इन सब के साथ भी इनके युद्ध हुए हैं। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ ये 16वीं शताब्दी का युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो युद्ध में तोप और गोलाबारी का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 16वीं शताब्दी में। किसने किया था? बाबर ने किया था। और पानीपत की जब लड़ाई हुई थी तब इसमें प्रभावी ढंग से इनका प्रयोग किया गया। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं सदी में लाई गई थी। आग्नेयास्त्रों के लिए इनका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ, और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए बाबर से पहले भी यहाँ इन सब का प्रयोग किया गया था, गुजरात और मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में, लेकिन बड़े स्तर पर जो प्रयोग किया गया है वो बाबर के द्वारा किया गया था तोपों के रूप में। अब मुगल सम्राट के बारे में देखते हैं। सीरियल से इनके सारे राजाओं के बारे में बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले राजा कौन हुए हैं? सबसे पहले बाबर। ये देखिए यहाँ पर बाबर को दिखाया भी गया है। बाबर ने 1526 से 1530 तक यहाँ शासन किया है, और इनसे महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी है? महत्वपूर्ण बिंदु 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और एवं उसके अफगान समर्थकों को बाबर ने हराया था। इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किन किन शासकों के बीच हुआ था। फिर 1527 में बाबर का एक और युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर ने राणा सांगा और राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया था। इसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों को हराया था। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण बाबर ने स्थापित कर लिया था, और इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर की मृत्यु के बाद राजा बनता है इसका बड़ा बेटा हुमायूं, जो शासन करता है 1530 से 1540 तक। ये 2 फेज में शासन करता है। पहले 1530 से 1540 तक करता है, बीच में इसे हराकर शेरशाह सूरी यहाँ पर शासन करता है दिल्ली पर, और उसके बाद जब ये दोबारा राजा बनता है 1555 से 1556 तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, क्योंकि इनकी जो जायदाद थी, इनके पिता की जायदाद का ये कहा गया था कि ये 4 भाई थे और सभी में बराबर बांट दी जाए। तो हुमायूं ने अपनी जायदाद को जो इन्हें अपने पिता से प्राप्त हुई थी अपने 4 भाइयों में बांट दिया था। ये 4 भाई थे, और लेकिन उत्तराधिकार के रूप में शासक कौन बना था? वो हुमायूं बना था। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। शेर खान जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, हुमायूं को 2 बार हराया था। कब? एक बार चौसा के युद्ध में
1539 में और दूसरी बार कन्नौज में 1540 में। इन पराजयों के बाद उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। तो जब शेर शाह सूरी उसे हरा देते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं तो हुमायूं भागकर ईरान की ओर चला जाता है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। इसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष ही इसकी मृत्यु हो जाती है और ये एक इमारत एक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ये दिल्ली में पुनः अपना शासन स्थापित कर लेता है। इसके बाद इसका पुत्र अकबर शासक बनता है। ये देखिए यहाँ पर अकबर को दिखाया गया है, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में ही सम्राट बन गया था। इसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है और वे 3 अवधि कौन कौन सी है। सबसे पहली है 1556 से 1570 के बीच की पहली अवधि। इस बीच अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान इस बीच चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर इसने कब्जा कर लिया था। तो ये सब कार्य इसने किए हैं 1556 से 1570 के बीच। इसके बाद जो दूसरी अवधि है वो है 1570 से 1585 के बीच की अवधि। इस अवधि में इसने अकबर ने गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। और तीसरी अवधि जो है वो है 1585 से 1605 के बीच की अवधि। इसमें अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसने उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी अपने राज्य में जोड़ लिया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को इसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। तो जो इनके पुत्र थे सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है, जहांगीर ने अकबर के समय में अंतिम समय में विद्रोह कर दिया था और इसी कारण से इनकी जो सत्ता है वो कुछ लड़खड़ा गई थी। यही सलीम आगे जाकर सम्राट जहांगीर कहलाए थे। और अकबर के बाद कौन शासक बनते हैं? अकबर के बाद बनते हैं जहांगीर शासक। इन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। तो जो सिसोदिया थे, इन्होंने कब स्वीकार की है मुगलों की सेवा? वो की थी जहांगीर के समय में। इसके बाद सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान भी जहांगीर ने चलाए थे, जो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया था। तो जैसे जहांगीर ने अपने पिता अकबर के समय विद्रोह किया था राजा बनने के लिए, उसी तरह शाहजहां ने भी शासक बनने के लिए अपने पिता जहांगीर के समय विद्रोह कर दिया था। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए ताकि वो शासक न बन पाए, परंतु वो इसमें सफल नहीं हो पाई। तो और अब इसके बाद जहांगीर के बाद शासक कौन बनते हैं? वो बनता है शाहजहां। ये देखिए यहाँ शाहजहां को दिखाया गया है। इन्होंने शासन किया है 1627 से 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, जो अकबर के समय से शुरू होते हैं और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने जारी रखे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, परंतु वो पराजित हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया मुगलों द्वारा। उत्तर पश्चिम में बर्क पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथों में चला गया और मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? 1632 में शाहजहां के समय। और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसके 4 पुत्र थे, उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया कि राज पर कौन बैठेगा।
और इसी में औरंगजेब की विजय हुई। जो इसका पुत्र था औरंगजेब, वो अपने सभी भाइयों को पराजित करता है और शासक बनता है। औरंगजेब ने दारा सिकों समेत अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी आगरा में कैद कर दिया गया और जब औरंगजेब शासक बना तो उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था। कहाँ? आगरा के किले में कैद कर दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। अब इसके जहांगीर के बाद इसका पुत्र औरंगजेब शासक बनता है, जो 1658 से 1707 तक शासन करता है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में वहां पर पुनः विद्रोह कर दिया गया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यही कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसका क्या कारण था कि यहाँ पर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि मुगलों ने उनके राजनीति में, उनके उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप किया था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। जब शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लेते हैं तो ये वहाँ पर उनका अपमान करते हैं परंतु कुछ ही समय बाद शिवाजी वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए थे। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया था। तो ईरान कौन भाग गया था? जो ये राजकुमार अकबर थे, ये अकबर द्वितीय है, तो ये बाद में वहाँ से भाग गए थे ईरान। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी थी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में कि बीजापुर को और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? औरंगजेब ने मिलाया था। बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पत्ती का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध भी अभियान का प्रबंध किया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विरुद्ध सामना करना पड़ा। इसकी मृत्यु के पश्चात फिर से उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। देखिए, हम ये जो एनसीईआरटी की बुक यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हम एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए हर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल पाठ को पढ़ना नहीं इंपॉर्टेंट, पाठ में से क्वेश्चन हमें ढूंढ कर निकालने होंगे, तभी हम अपने सारे टॉपिक्स का अपना बेस अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात फिर से उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ से इनके साम्राज्य को यहाँ दिखाया गया है कितने बड़े क्षेत्र पर। ये यहाँ पर ये सारा इनके अधिकार क्षेत्र में था। ये चलिए आगे देखते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब ये मुगल परंपरा बन चुकी थी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई की। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ क्या नियम था कि जो बड़ा पुत्र होता था राजा का, वो शासक बनता था, लेकिन मुगल में ऐसा नहीं था। इनमें ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो ये हमारे यहाँ क्या था, बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बनता था, लेकिन मुगलों में ये नियम नहीं था। इनके यहाँ उत्तराधिकार में वे सैदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। और इस प्रथा में क्या था, उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, अर्थात जो उनका साम्राज्य होता था, उसके जितने भी पुत्र थे उन सभी में बांट दिया जाता था। तो यही कारण है उनमें फिर आपस में झगड़ा होता था और आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। यहाँ मुगलों के, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, ये वैवाहिक संबंध के बारे में बताया जा रहा है। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। तो देखिए, जहांगीर की माँ कहाँ की थी? कछवा की राजकुमारी थी। और अगर बात शाहजहां की जाए तो इनकी माँ भी राठौड़ की राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो मुगलों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे ताकि इनके अपने शासन को मजबूती प्रदान कर सके। मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या क्या संबंध रहे हैं?
मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो पहले तो ये शासकों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए कहते थे, और अगर वे इनकार कर देते थे तो उनके विरुद्ध अभियान चलाए जाते थे, युद्ध किए जाते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। तो जब वे मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करते थे तो उसके बाद मुगल उन्हें अपने राज्य में उच्च पद प्रदान करते थे, लेकिन कईयों ने इसका विरोध भी किया है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। तो देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो थे, इन्होंने इनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन जब मुगलों ने इन्हें हराया उसके बाद भी इनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन के कारण मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना मुश्किल था। कुछ समय बाद फिर से वहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता था। मनसबदार और जागीरदार ये क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे। तो इनकी सेना में थे, इनके साम्राज्य में ज़्यादातर सरदार कौन थे? शुरू में थे तुर्की या तुरानी। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ अनेक उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से मनसबदार के बारे में। तो मनसबदार कौन होता था? ये एक पद होता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात की श्रेणियाँ क्या क्या थीं? 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 जात की पदवी थी। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदार कितने थे? 79 थे। देखिए, अकबर के समय 29 थे जबकि औरंगजेब के समय 79 थे। मनसबदार, ये देखिए यहाँ पर ये पढ़ते हैं, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार वे घुड़सवार रखते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और उनका पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व अर्थात जो कर होता था उससे एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। तो इन्हें वेतन कहाँ से मिलता था? राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में। तो इन्हें कुछ भूमि दे दी जाती थी जिससे वे राजस्व वसूल करते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था कि ज़मीन दे दी जाती थी, वेतन के बदले ज़मीन दी जाती थी और उस ज़मीन से वे कर वसूल करते थे। ये भी वैसी ही व्यवस्था थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का ही अधिकार था, अर्थात वो ज़मीन उनकी नहीं होती थी, केवल वे उससे राजस्व वसूल कर सकते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल चुकी थी। अब क्या था? अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था।
मनसबदार की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। सब इन सारे कारणों से ही जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। यही कारण है कि किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अब है जब्त और जमींदार क्या थे। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो किसानों की उपज पर कर लगाया जाता था वो ही था मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो ये जो मध्यस्थ होते थे उन सब के लिए जमींदार का प्रयोग किया जाता था। अकबर के स्वतंत्र टोडरमल ने, अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। इन्होंने 10 साल की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद रूप में कर निश्चित कर दिया। तो देखिए 10 साल की पैदावार का इन्होंने निर्धारण किया। 10 साल तक वहाँ पर कितनी पैदा होती है उसके पूरा निरीक्षण किया और उसके आधार पर नकद रूप में इन्होंने कर निर्धारित किया था। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग से सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इस व्यवस्था को कहा गया जब्त व्यवस्था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब भी रख सकते थे। तो जब्ती व्यवस्था किसने शुरू की थी? टोडरमल ने। किसके समय? अकबर के समय में। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्र में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं सदी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की स्थायित्व को चुनौती दी थी। अब यहाँ कुछ पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। पुस्तक का नाम अकबरनामा और आईने अकबरी। इनके बारे में क्या है देखिए। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इनका शीर्षक क्या था? इनका शीर्षक था अकबरनामा। तो यहाँ से क्वेश्चन तो यही निकल कर आता है, मुगल काल का इतिहास किसने लिखा? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखी थी? इसके रचयिता कौन है? अबुल फजल। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, तो इन्होंने इसमें 3 किताबें लिखी थी। पहली में अकबर के पूर्वजों का वर्णन दिया गया है, दूसरी में अकबर के शासनकाल का वर्णन है, उसके शासनकाल में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, और तीसरी का नाम क्या है? तीसरी का नाम है आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है और इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा, संस्कृति का भी वर्णन दिया गया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों जैसे कि फसलों, पैदावार, कीमत, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण भी इसमें दिया गया है। अकबर की नीतियाँ क्या क्या थीं उन्हें देख लेते हैं। प्रशासन में मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी, तो आईने अकबरी में विशेष तौर पर मिलता है। अबुल फजल के अनुसार इनका साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था और इन्हें क्या कहा जाता था? इन प्रांतों को सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबे में एक सूबेदार होता था, उसका मुखिया होता था सूबे का, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था। प्रांत में एक वित्ताधिकारी भी होता था और वित्ताधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी कौन था? सैनिक वेतन अधिकारी, जो सैनिकों को वेतन देने वाला अधिकारी था उसे बख्शी कहा जाता था। सदर कौन था? धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री,
तो जो धर्म धर्म से संबंधित कार्य किए जाते थे उनके मंत्री को कहा जाता था सदर। फौजदार सेना नायक था और कोतवाल होता था नगर का पुलिस अधिकारी। कई बार इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मुगल काल में बख्शी किसे कहा जाता था या फिर सेना नायक को क्या कहा जाता था, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। अब जहांगीर के बारे में बात हो रही है, नूरजहां का क्या प्रभाव रहा है। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसके बाद जहांगीर ने इन्हें नूरजहां का खिताब दिया था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिन पर एक और उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण करवाए थे और दूसरी ओर वाक्य लिखा था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। तो एक तरफ क्या था, उसमें राजा जहांगीर ने स्वयं के खिताब का वर्णन दिया था और दूसरी तरफ था उसमें रानी नूरजहां के नाम का वर्णन किया गया था। बाईं ओर एक दस्तावेज यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर नूरजहां द्वारा जारी किया गया ये एक फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। हम कामना करते हैं नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये देखिए यहाँ एक दस्तावेज दिया गया है और जिसमें ये सब लिखा हुआ है। मतान्धता क्या है इसे देख लेते हैं। मतान्धता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर ये आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य अच्छे से चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने स्वयं को स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं कहाँ पर होती थी? जहाँ पर होती थी उसे कहा जाता था इबादत खाना। अकबर की रुचि विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और सामंजस्य पैदा कर देती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गई। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्म के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, बल्कि ये देखिए यहाँ इबादत खाने में अकबर विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बल्कि इसका केंद्र बिंदु क्या था? इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और उसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर ही बल दिया जाता था। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कार्य को संपन्न कराया और इस उद्देश्य हेतु उसने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना यानी कि अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अकबर ने मकतब खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। या फिर मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किसने करवाई थी? तो अकबर ने करवाई थी। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया गया। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद अर्थात महाभारत को फारसी में क्या कहा गया है? रज्मनामा में महाभारत की घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर सुलह-ए-कुल, अकबर की सुलह-ए-कुल नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। तो देखिए जहांगीर ने कैसे वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा से विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी।
जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति अर्थात सुलह कुल का सिद्धांत का पालन किया। अब 17वीं शताब्दी के में और उसके पश्चात के मुगल साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। तो जैसे किस्से कहानियों में भारत को एक धनी देश के रूप में बताया जाता था, ऐसा ही वर्णन विदेशी यात्रियों ने भी किया है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। यहाँ पर बहुत सारी सामाजिक असमानताएं दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि एक मनसबदार जिसको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से जो शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार उन पर इतना ज़्यादा था कि प्राथमिक उत्पादों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए धन ही बहुत कम बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से पेट भर पाते थे। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की वे बात भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उनके पास बचत ही नहीं थी। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठा लेते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिस कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वो बहुत शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। तो इस तरह से जो उनके कुछ कुलीन वर्ग थे, वे धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले गए और कुछ समय बाद वे स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करते चले गए और इस तरह से मुगल सत्ता जो है पतन की ओर बढ़ती चली गई। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों पर अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बाद राजा और रानियों के बारे में देखते हैं। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं, जो 1520 से 1566 तक रहे हैं। इसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। इसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया। इसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से ही स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी अर्थात विधि निर्माता का भी खिताब दिया जाता है। तो ये किसे दिया जाता है? सुलेमान को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम और कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य क्या था? बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण करना, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासक कौन कौन हुए? जैसे कि इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ थी, जो 1558 से 1603 तक रही है। ईरान में कौन थे? सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 तक शासन किया है। इनमें से कहीं ज़्यादा विवादास्पद रहे हैं रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जो 1530 से 1584 तक शासन किया। ये इवान दी टेरिबल नाम से भी कुख्यात है। तो ये थे राजा अकबर के कुछ समकालीन शासक।
और इसके साथ ही ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने मुगल काल के बारे में पढ़ा, इनकी सैन्य व्यवस्था कैसे रही, प्रशासन कैसा रहा, इन्होंने कब से कौन कौन इसके प्रमुख शासक हुए हैं, इन सब के बारे में आज हमने इस लेसन में पढ़ा। और उम्मीद करती हूँ आपका ये लेसन अच्छे से कंप्लीट हो भी गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारी डेली वीडियो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम एक और लेसन लेकर आएंगे।